हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से लेकर आई हूँ जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके क्वेश्चंस। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 93, लेकिन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नांकित में से किन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। तो वो कौन से वंशज या वंश के थे जिन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों ने ध्यान रखना है, ऑप्शन हो जाएगा कुषाणों ने। किन्होंने रखी थी? कुषाणों ने जो है देवपुत्र की उपाधि धारण करी थी। और कुषाण वंश की जो स्थापना है वो किसने ने करी थी? तो याद रखना है, कुजुल कडफिसेस ने की थी। किसने की थी? कुजुल कडफिसेस ने की थी। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है और इसने महाराज राजाधिराज और देवपुत्र की उपाधियां धारण करी थी। इसी कनिष्क के शासनकाल में ही क्या हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल वन यानी कि कश्मीर में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नांकित में से किस भाषा में प्रयाग प्रशस्ति रचित है या रची गई है? पाली, प्राकृत, संस्कृत या अवधी? तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा किस भाषा में रची गई है? संस्कृत भाषा में रची गई है। और इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर क्या करवाया? खुदवाया गया था। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा लड़े गए अलग अलग यानी कि विभिन्न युद्धों का क्या किया गया है? विस्तार से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, चारों बौद्ध संगतियों के स्थलों को कालक्रम अनुसार क्या करना है? अव्यवस्थित करना है यानी कि व्यवस्थित करना है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने करी थी। और बौद्ध धर्म की चारों बौद्ध संगतियों का आयोजन जो है ये कब हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? और पहली कब हुई, दूसरी कब हुई? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। देखिएगा, पहली हुई थी आपकी 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह के अंदर। शासक अजातशत्रु थे और अध्यक्ष महाकश्यप थे। सेकंड जो हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। वैशाली कालाशोक के समय हुई थी और सबाकामी इसके अध्यक्ष थे। तीसरी जो हुई थी वो 250 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, अशोक उस समय शासक था। मोगलितिस जो थे इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ हुई थी पहली शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर, कनिष्क वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। अब आप इसे लगाइएगा, सबसे पहली वाली कहाँ पर हुई थी? आपको बताया था राजगृह में हुई थी। तो ये और आपका बी यहाँ पे एलिमिनेट होता है। उसके बाद मैंने कहा था सेकंड वैशाली के अंदर होती है और थर्ड जो होती है वो होती है पाटलिपुत्र में और चौथी होती है कुंडल वन में। तो आपका इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नांकित में से किसने प्राचीन काल में सुदर्शन झील के निर्माण अथवा पुनर्निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण गुजरात के गिरनार में मौर्य शासक चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? मौर्य शासक चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ। उसके बाद इस झील का जो पुनरुद्धार कराया था वो गुप्त वंश का शासक कौन थे? स्कंदगुप्त ने करवाया था। और शकों का सबसे प्रतापी राजा हुआ करते थे रुद्रादमन, उनके शासनकाल में भी हुआ। लेकिन इस झील का जो निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं हुआ है वो शुंग शासकों के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? शुंग। बाकी तीनों का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये जो पुस्तक है, पुस्तक में एरिथ्रियन शब्द किस सागर के लिए प्रयोग हुआ है? देखिएगा, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है इसमें जो आपका वर्ड यूज़ हुआ है ना एरिथ्रियन, तो ये जो वर्ड यूज़ हुआ है वो किसके लिए हुआ है? लाल सागर के लिए हुआ है। प्राचीन यूनानियों के लिए एरिथ्रियन एक ऐसा शब्द है जिसका जो यूज़ करते थे वो लाल सागर के लिए के साथ साथ फारस की खाड़ी और हिंद महासागर को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। और इस पुस्तक के लेखक के विषय में तो कोई वैसे जानकारी नहीं मिलती कि किसने लिखा है, लेकिन ये लेखक जो है 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और उसने उस समय के भारत के जो बंदरगाह के पोर्ट होते और जो हमारे यहाँ की जो व्यापारिक वस्तुएं थी उनके बारे में उसने लिखा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नांकित में से किसने प्राचीन स्थल सांची के संरक्षण के लिए योगदान दिया?
तो सांची के संरक्षण के लिए योगदान किसने दिया है? तो आप लोगों ने जो आपने नाम सुना होगा, सुल्तान जहाँ बेगम शाहजहाँ बेगम की बेटी हुआ करती थी, ठीक है। और शाहजहाँ बेगम 1844 से 60 और 1868 से 1901 ईस्वी तक भोपाल की शासिका भी रहीं। और शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम ने भोपाल राज्य के लिए डाक टिकट भी जारी किए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ की बात कर लेते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूमिस्मैटिक इम्पॉर्टेंट है। मुद्रा शास्त्र, या फिर हम बात करते हैं किसकी, सिक्कों की। ऑप्शन सी, या तो मुद्रा शास्त्र लिखा होता है या फिर कई बार आप लोगों का सिक्कों का स्टडी न्यूमिस्मैटिक यानी कि मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। लिंगायत संप्रदाय में जंगम होते हैं। जंगम क्या होते हैं लिंगायत समुदाय में? मंदिर, घुमंतु संत, पवित्र वृक्ष या स्त्री संत। तो यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन सी घुमंतु संत। जब कई बार आता है ना गद्यांश से रिलेटेड, तो इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे आ जाते हैं। तो जो घुमंतु होता है, लिंगायत का मतलब होता है एक तरीके से गतिशील यानी कि घूमने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नांकित में से किस राज्य से महानवमी डिब्बा संबंधित है? तो देखिएगा ये जो संबंधित है विजयनगर से संबंधित है। ये एक चौकोर एवं ऊंची संरचना है जिसका जो निर्माण है विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय तुलु वंश जो थे उसने उदयगिरी, अब जो करंट में उड़ीसा में है, उसकी जीत पर स्मारक का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उस विदेशी यात्री का नाम बताइए जिसे दिल्ली का काजी बनाया गया था। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, वो कौन सा विदेशी यात्री था जिसे दिल्ली का काजी बनाया गया था? तो एक अफ्रीकी यानी कि मोरक्को यात्री हुआ करता था। लगभग 1333 ईस्वी में भारत में आया था। और उस समय जो दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। और सुल्तान ने उसे जो है वहाँ का काजी यानी कि दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो वो था इब्न बतूता, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही उसे क्या करा था, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और चीन में अपने राजदूत के रूप में भी भेजा। और इसकी एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है रेहला। और रेहला बुक में इसने क्या करा है, इब्न बतूता ने तुगलक के समय की जितनी भी घटनाएं हैं उनका विस्तार से वर्णन किया है। मुगल काल में निम्नांकित में से कौन तैनात ए रकब थे? तो तैनात ए रकब कौन थे मुगल काल में? या आपसे ये भी पूछ लेता है कि तैनात ए रकब किसके काल में थे? तो ये मुगलों के काल में थे। और ये हुआ करते थे जो कुलीन वर्ग के तैनात दरबारी होते हैं, इनके दरबार में तैनात कुलीन वर्ग उनको बोला जाता है, उनके अधिकारियों को बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, संथालों से पहले राजमहल पहाड़ियों के निवासी कौन थे? अब आपसे पूछा है कि संथालों से पहले जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वो उसमें कौन वहाँ के निवासी थे? तो याद रखिएगा पहाड़िया कौन थे भैया, पहाड़िया। लेकिन बाद में संथालों ने इन लोगों से युद्ध लड़े और उन पहाड़ों के भीतरी भाग में रहने के लिए मजबूर कर दिया था। और ये जो अब एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकता है कि जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है, किस राज्य में? तो ये झारखंड के अंदर जो संथाल परगना आता है वहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नांकित में से कौन 1857 के विद्रोह के दौरान यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना में विद्रोहियों का नेता था? जल्दी बताइएगा, शाहमहल, बदरुद्दीन, सूरजमल या बाबा राम नारायण। यहाँ पर बात कर लेते हैं 1857 के समय बड़ौद में, तो वो थे आपके कौन से? ऑप्शन ए शाहमल थे 1857 के टाइम पे। और विद्रोहियों का नेतृत्व किया था इन्होंने? शाहमल ने 1857 के जो विद्रोह था उसमें ब्रिटिश सेना के विरुद्ध लड़ाई में किसानों के एक बड़े समूह का नेतृत्व किया था, इसलिए क्वेश्चन भी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा हिल स्टेशन अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम स्थापित किया और बसाया गया था? तो इन्होंने जो सबसे पहले बसाया था ना वो था आपका कौन सा, जल्दी से बताओ। तो ध्यान रखिएगा वो है शिमला। कौन सा है? शिमला, पहाड़ों की रानी के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, निम्नांकित में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? कलकत्ता के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी वो किस वर्ष की गई थी?
रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, उसी के अंतर्गत जो है ये डिसाइड हुआ था। और फिर उसके बाद 1774 में नेक्स्ट ईयर में क्या किया गया था, कलकत्ता फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश या प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वो थे एलिजा एम्पे। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, शुक्र। ठीक है ना, शुक्र ग्रह को क्यों बोलते हैं? पृथ्वी का आकार और द्रव्यमान में समान होने के कारण, इन दोनों का क्या है, जो द्रव्यमान और आकार है वो समान है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, जुड़वा ग्रह, ट्विंस सिस्टर कहते हैं। और इसी ग्रह को भौर का मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका भौर का तारा और शाम का तारा, साथ में से चमकीला ब्राइटेस्ट क्या बोलते हैं, स्टार्स भी बोलते हैं, यानी कि चमकीला ग्रह, प्लैनेट्स हो जाएगा। चमकीला ग्रह यानी कि प्लैनेट्स की हम बात कर रहे हैं, ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स इसे कहा जाता है। और इस ग्रह के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ग्रह जिसके पास अपना कोई उपग्रह ही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस तिथि को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है। तो जो सूर्य की किरणें होती है ना, वो 22 दिसंबर को, कब, 22 दिसंबर को सीधे मकर रेखा के ऊपर होता है, जिससे सूर्य किरणें इस पर सीधी पड़ती है। और इस समय जो उत्तरी समशीतोष्ण वाला एरिया होता है, क्षेत्र होता है, वहाँ पर शीत ऋतु होती है, ठीक है, हमारे वाले एरिया में। 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है, 21 जून को, ठीक ऊपर कब होता है, कर्क रेखा के 21 जून को, जिससे सूर्य की किरणें इस पर क्या पड़ती है, सीधी। और इस समय उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु होती है। देखिए जब 21 जून को, तब हमारे यहाँ पे बोले बहुत ज़्यादा गर्मी वाला टाइम होता है, तो वही आपने ध्यान रखना है, ठीक है। गर्मी जब यहाँ पे होती है तो 21 जून को सबसे ज़्यादा, और सीधी रेखाएं पड़ती हैं कर्क रेखा पर, और जब 22 दिसंबर की बात करेंगे तो मकर रेखा पर पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पर प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, मैदान, नदियाँ आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है भौतिक मानचित्र। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मानचित्रों में सामान्यतः हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके पीसीएस वगैरह में कई बार पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन सी, मैदानों को दर्शाने। एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। महाद्वीप जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों ही रेखाएं, आपका क्या है, इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों ही पासेस होती हैं, थ्रू करती हैं। सो ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, वो है आपका अफ्रीका, ऑप्शन बी, ठीक है, अफ्रीका हो जाएगा। विषुवत रेखा अफ्रीका के महाद्वीप के गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया से गुजरती। वही कर्क रेखा अफ्रीका के नाइजर, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मिस्र, लीबिया, माली और पश्चिमी सहारा से गुजरती है। मकर रेखा में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक हो गया और मेडागास्कर हो गया। तो यहाँ से ये सारी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर आता है, पृथ्वी की सतह से शुरू होते हुए उचित क्रम, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। अगर मैं वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में परतों की बात करूं, उनका क्रम पूछूं, तो क्रम मैंने आपको बोला था, स्थल मंडल में स्थल मंडल से जो पाया जाता है वो है आपका क्षोभ मंडल। कौन सा है? पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर मध्यम मंडल, फिर आयन मंडल, और आयन मंडल के ऊपर फिर बाह्य मंडल आता है। इसमें जो क्षोभ मंडल है वो वायुमंडल की सबसे नीचे वाली, और जो बाह्य मंडल है वो सबसे ऊपरी परत मानी जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आप इसका मैचिंग करेंगे तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्यम मंडल हो गया, फिर आपका आयन मंडल हो गया, लास्ट में बाह्य मंडल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला उदाहरण है। कैसा है ये पर्वत? ये तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और साथ में कैसा है, ये वलित पर्वत है। कैसा है? वलित पर्वत तंत्र का ही ये पार्ट है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं। सबसे सब पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू पर स्थित है गुरु शिखर। कल मैंने आपको बताया था, राजस्थान के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2 प्रमुख नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। देखिएगा,
अमरकंटक से जब दो नदियाँ निकलती है, एक आपकी नर्मदा, एक सोन, लेकिन सोन क्या होती है, गंगा के ऊपर की तरफ जाती है, और जो नर्मदा आती है वो कहाँ जाती है भाई, अरेबियन सी की तरफ जाती है। दूसरी है तापी नदी, तो ये दोनों ही नदियाँ, ताप्ती या तापी दोनों ही एक ही हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। जो आपका ये है नर्मदा है ना, नर्मदा बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, इसका जो उद्गम स्थल पूछा जाता है, तो नर्मदा और ताप्ती या ताप्ती आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। अब बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारत के निम्न राज्यों में से उन राज्यों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए, कर्क रेखा की अगर मैं सीधी सी बात कर दूँ तो कर्क रेखा यहाँ से सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, उसके बाद आगे चली जाती है। अब सबसे ज़्यादा ये कहाँ से होते हुए जाती, एमपी में एक आती माही रिवर, माही रिवर इस कर्क रेखा को 2 बार कट करती है, ये पूछा जाता है। और जो कर्क रेखा होती है वो भारत को 2 भाग में क्या करती है, डिवाइड करती है। कितने ये आपके देशांतर में, 23.5 डिग्री आपने ध्यान रखना है, पूर्वी देशांतर। कई बार पश्चिमी लिखा होता है और सीधे आप देखते हैं कि इतना है, तो और ये कहाँ, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 116 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ऐसे कौन से शेल्स हैं जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और इनमें वनस्पति, जीव जंतु है ना, इनका जीवाश्म, खनिज तेल पाया जाता है। और इनके जो चट्टानों के कुछ प्रमुख उदाहरण जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट ये होते हैं, ठीक है। तो देखो, ये हैं आपकी अवसादी, और अवसादी जो चट्टानें होती हैं, शैल होती हैं, इनका जो निर्माण होता है वो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षयन, अपर्दन, जब इरोजन्स होता है ना, उनके कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 118। यहाँ पर आपको कुछ घास के मैदान और उनके एरिया दिए गए हैं कि कहाँ पर ये घास के मैदान पाए जाते हैं। घास भूमि वह क्षेत्र होता है जहाँ शाकीय पौधों का प्रभुत्व होता है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं सवाना घास के जो मैदान हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये आपके मिलते हैं पूर्वी अफ्रीका में। तो ये भाई लास्ट के दो, ए, बी और डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। प्रेयरी की बात करते हैं तो ये उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं आपको, ठीक है। प्रेयरी कहाँ मिलते हैं, तो ऑप्शन सी भी चला गया, बी के साथ हम, ए के साथ हम जाएंगे। और स्टेपी घास के जो मैदान होते हैं ये आपको मध्य एशिया में मिलते हैं। और वेल्ड की बात करते हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका में होते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। सवाना की बात करेंगे उत्तर पूर्वी अफ्रीका, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, स्टेपी मध्य एशिया और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य यानी कि सेंचुरी असम में स्थित है। असम मतलब असम में स्थित है। अभ्यारण्य या सेंचुरी की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, जो मानस है वो है आपका कहाँ पर, मानस असम के अंदर आता है। काजीरंगा की बात करते हैं तो काजीरंगा आपको पता होना चाहिए, काजीरंगा, नामेरी, ओरंग, डिब्रू साइखोवा, ठीक है, रायमोना, ये सारे के सारे कहाँ पर है, यहीं पर है। इसके अलावा कान्हा एमपी में है, सरिस्का राजस्थान में है, दाचीग्राम JNK में है। रेड इंडियन मूल निवासी हैं कहाँ के, रेड इंडियन की बात करते हैं तो ये है भैया उत्तरी अमेरिका के। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ग्रंगी हिमानी स्थित है, तो जल्दी, ग्रंगी हिमानी कहाँ पर है, वैसे ये अब आता है लद्दाख के अंदर। कहाँ पर है, लद्दाख। हिमानी, हिमनद इनके ग्लेशियर की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा सियाचिन, हिस्पर, व्याफो, वल्टारो, गंगोत्री, ये सारे हिमालय के ही भाग है। मैंने ये नहीं बोला कि लद्दाख में या JNK, नहीं, ये हिमालय के भाग है। निम्न में से कौन एक गर्म जलधारा नहीं है, जल्दी बताइएगा, इनमें से कौन एक गर्म जलधारा नहीं है। देखिएगा, जो लैब्राडोर है ना, ये आपकी गर्म जलधारा नहीं है। अगर नहीं है तो ठंडी है, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। एक ठंडी है जो कि बैफिन की खाड़ी और डेविस जलडमरू की से प्रारंभ होकर के न्यू फाउंडलैंड तट से होती हुई ग्रैंड बैंक के पूर्व से गुजरते हुए गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, नॉर्वे, यहाँ पर सही होगा, ठीक है। और इसके अलावा भारत की अगर बात करते हैं तो भारत की पहली जल विद्युत ऊर्जा जो है वो 1897 में
दार्जिलिंग में स्थापित की गई थी, जो अभी भी चल रही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो यहाँ पर हो जाएगा फिर गंगोत्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत करने की बात हो रही है, वैसे अंगीकृत किया गया था कब? 26 नवंबर 1949। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि न्यायिक पुनरीक्षा एक विशेषता है किसकी, या इसी को बोला जाता है न्यायिक पुनर्वालोकन संघात्मक सरकार की विशेषता होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आरंभ या प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो इसे जो है ऑप्शन डी संविधान के द्वारा जो है शुरू किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 326 के अकॉर्डिंग लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होंगे, और वी.एम. तारकुंडे समिति की सिफारिश पर ही 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु जो थी 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। समिति याद रखना है, संविधान संशोधन याद रखना है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन, इसी को ही लघु संविधान यानी कि मिनी संविधान कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976। यदि दोनों सदनों के मध्य सामान्य विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न होता है तो उसका समाधान किया जाता है, कौन करेगा? तो ये होता है भाई दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के आयोजित करके। नेक्स्ट, यदि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल के रूप में कार्यरत है तो क्या होगा? तो याद रखना है भाई, तो संबंधित राज्यों द्वारा समानुपातिक रूप में वेतन किया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है भाई 131, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? 61, अनुच्छेद 61 के द्वारा। अगला है, कानून के समान संरक्षण का आशय क्या है? कानून के समान संरक्षण का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक सा होना चाहिए। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है केवल किस आधार पर? तो इसको सिर्फ और सिर्फ जो है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए उत्तराखंड राज्य से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? राज्यसभा के लिए तो 3 मात्र यहाँ पर हैं, 5 लोकसभा सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का हिस्सा होता है तथा महाभियोग प्रस्ताव में उसकी भूमिका नहीं होती है? तो वो होते हैं भाई राज्य विधान मंडलों या विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन है आपका, यदि भारतीय संघ में किसी नए राज्य का सृजन किया जाता है तो निम्न में से संविधान की किस अनुसूची में संशोधन अनिवार्य है? तो वो है प्रथम। कहाँ पर? प्रथम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय शिष्टाचार के अनुरूप निम्न में से कौन वरीयता के क्रम में सबसे ऊपर होता है? तो इसमें अगर हम बात करते हैं वरीयता में तो अपने राज्य का, क्योंकि देखो देश के अगर पूरे देश में देखें भारत में तो मुख्य हमारा कौन है? राष्ट्रपति। राज्यों में अगर बात करते हैं तो वो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग हो जाती है तो उसके चुनाव होने अनिवार्य हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। संविधान का जो अनुच्छेद 243E है उसमें क्लियर बोला गया है कि 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होगा।
तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। वर्ष 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। और उसके बाद जो है इसका जो कार्यकाल आपसे पूछ सकता है, कार्यकाल 5 वर्ष से पहले ही भंग हो जाए तो, वैसे तो 5 वर्ष होता है लेकिन उससे भंग हो जाए तो अनुच्छेद 243E के तहत 6 माह के अंदर क्या कराना, इलेक्शन यानी कि चुनाव कराना अनिवार्य होता है। तो ये थे भाई आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।